हेलो एवरीवन, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतिदिन की तरह द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो कुछ प्रश्न समसामयिकी के रूप में प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी है उसकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। ऊपर तीनों दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? इसके चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। इन चारों में से एक सही है। तो अगर हम इसकी चर्चा और यह प्रश्न अभी के संदर्भ में क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर करें, तो क्योंकि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अधिवेशन चल रहा है। यह वार्षिक अधिवेशन हर साल सितंबर के महीने में होता है और इस वर्ष इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अमूमन इस तरह के जो महासभा का आयोजन जो हर वर्ष किया जाता है उसमें प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, लेकिन इस बार इसका नेतृत्व श्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या पे आते हैं। तो प्रश्न की व्याख्या देखिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य इसके राष्ट्रों की संख्या 193 है। इसका मिशन और इसके कार्य में निहित उद्देश्य और सिद्धांत निर्देशित करता है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था और वर्ष 1945 का समय जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। तो ये अगर आप इनके विकल्पों पे जाते हैं तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इन तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से जो उनकी व्याख्या में भी दिया गया है डी आंसर्स इसका उचित है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट डीएलई योजना के तहत घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और एसएमएसी को वित्तीय प्रोत्साहन डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद प्रदान की जाएगी। यह मदद अगले 10 सालों के लिए एकीकृत सर्किट चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम और आईपी कोर्स, सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के विकास एवं डिप्लॉयमेंट के विभिन्न चरणों में प्रदान की जाएगी। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में विश्व भर में सेमीकंडक्टर की कमी हो गई थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिजाइन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनाने के लिए 100 घरेलू कंपनियों, जिसमें कि स्टार्टअप भी शामिल है और छोटे और मझौले किस्म के जो उद्यमी हैं उनको भी, उद्योग धंधे हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि यह योजना सेमीकंडक्टर के डिजाइन, निर्माण और उसके उत्पादन के लिए इंजीनियर को प्रशिक्षण देने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाएगी उसके लिए सरकार की एक पहल है। यह पहल भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके अंदर सीडेक एक संस्था है, उसको यह जिम्मेवारी या नोडल ऑफिसर के रूप में सौंपी गई है। अगर इसकी बात करें तो इसकी व्याख्या अगर इस प्रश्न पर देखें तो ये डीएलई योजना के तहत कंपनियों, स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की जाएगी। यह मदद अगले 5 साल के लिए, आप प्रश्न में देखिए यह 10 सालों के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप इसकी व्याख्या पे जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए एकीकृत सर्किट आईसी, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम ऑफ आईपी कोर्स, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन के विकास और डिप्लॉयमेंट के चरणों में प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जो पात्रता है, वो है
कि योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने वाले स्वीकृत आवेदकों को अपनी घरेलू स्थिति, यानी कि इसमें जो पूंजी का हिस्सा है, जो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें जो कंपनियां हैं और उसके जो ओनर हैं, उनके मालिक हैं, उनकी भागीदारी, एक तो पहला वो भारतीय हो और दूसरा कि इसमें उनकी भागीदारी, पूंजी का हिस्सा 50% से अधिक हो, यानी बाहर के लोगों को या बाहरी कंपनियों को इसमें हिस्सेदारी 50% से अधिक नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण की पात्रता हेतु आवेदक को उच्चतम सीमा पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन लगाया गया है इस योजना का फायदा उठाने के लिए, और इसके लिए एक पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर हम फिर पुनः वापस प्रश्न पर आते हैं, तो पहला डीएलई योजना के अंतर्गत ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, जबकि दूसरे स्टेटमेंट में ये अगले 10 सालों के लिए नहीं 5 सालों के लिए होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो विकल्प सेकंड, जो दूसरा विकल्प है वो सही है। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में खबरों में रही धर्मशाला घोषणा पत्र संबंधित है। पहला पर्यावरण संरक्षण, दूसरा आपदा प्रबंधन, तीसरा पर्यटन, चौथा पहाड़ी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इन 4 ऑप्शंस को अगर देखें तो ये खबर में क्यों है, क्योंकि हाल ही में धर्मशाला में भारत के विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री और उनके अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक दृष्टि पत्र, एक विजन की संकल्पना की गई है। इस संकल्पना में भारत को 2047 तक विश्व के सबसे अग्रणी पर्यटन के क्षेत्र में स्थान दिलाने की एक योजना है। साथ ही इसके अंतर्गत 2024 तक भारत को जीडीपी के अंदर में 150 बिलियन का सहयोग की संभावना निर्धारित की गई है। साथ ही 2030 तक 250 बिलियन जीडीपी में सहयोग की संभावना निर्धारित की गई है। तो इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे उसके लिए भी एक संकल्पना तैयार की गई है, और इसके लिए 14 करोड़ रोजगार की स्थापना की जाएगी। ये 14 करोड़ रोजगार 2030 तक निर्धारित किए गए हैं। इस सम्मेलन के अंतिम दिन भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपने अधिकारी और मंत्रालय के लोगों के साथ की है। अब हम आते हैं इस प्रश्न के व्याख्या पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो विकल्प है वो सी है, आंसर सी है, क्योंकि इसका उद्देश्य, ये जो घोषणा पत्र था, इसका उद्देश्य पर्यटन में योगदान के साथ साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देकर रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने में भारत की भूमिका को पहचानना है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत अभी और पूरा विश्व अभी कोविड के दौर से गुजरा है। उद्योग धंधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, उसको एक नया जीवनदान देने की शुरुआत है। दूसरी बात, पर्यटन मंत्रालय अधिक भारतीयों को घरेलू यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति और योजना लेकर भी आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता को जानने के लिए भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई। पर्यटन मंत्रालय के विदेश में 20 भारतीय मिशनों, जहां भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, को पहचान करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने के लिए भी दिशा निर्देश तय किया गया है। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में ये 4 स्टेटमेंट है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन के से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। तीसरा स्टेटमेंट सी, वर्ष 2001 में संगठन में अफगानिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। और चौथा स्टेटमेंट, वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। अगर इन चारों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट अभी इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि 15 से 16 सितंबर को ही समरकंद उज्बेकिस्तान में इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इसमें शामिल देशों के चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सभी राष्ट्राध्यक्षों के लोग जो इस देश शामिल हैं उनको वो इसमें सम्मिलित हुए थे। और इसके सम्मिलित होने के बावजूद कुछ चीजों पर गौर किया गया है, जैसे वाराणसी को 2022-23 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषणा की गई है। यह इसलिए किया गया है कि आपसी देशों के बीच सहयोग की संभावना बनी रहे, और इसका जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में इसकी घोषणा की गई थी, ये 2021 के दुशांबे सम्मेलन में इसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष इस देश में इस संगठन में जो शामिल देश हैं उनको एक एक करके उसके राजधानी, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाने की योजना है। अब आते हैं पुनः इसके प्रश्न पे। प्रश्न का कहना है, इसके जो व्याख्या है उस पर आते हैं। व्याख्या अगर देखते हैं तो एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। इसका मतलब अगर आप पहले दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे, जो कि इसकी व्याख्या में भी दिया गया है। संघाई 5 का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान, देखिए ये प्रश्न में अगर आप जाते हैं तो प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट अफगानिस्तान है, जबकि व्याख्या में यह दिया गया है कि 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया और अंतिम वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर ये 4 विकल्प आपके सामने हैं तो सी, जो कि इसका आंसर है, ये कथन गलत है। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ में 18 बटालियन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। तो इनके बारे में इसकी व्याख्या पे हम जाते हैं और देखते हैं कि इसके सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसकी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 8 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ में 15 बटालियन है, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ से 3-3 और सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी से 2-2 बटालियन था। इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। अपनी स्थापना के बाद से एनडीआरएफ ने अपनी कार्यकुशलता से देश और विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है। इसके अलावा अगर इस प्रश्न के ऊपर जाते हैं तो अगर आप प्रश्न को दोबारा देखिए, 6 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो ये 8 बटालियन है। वर्तमान में एनडीआरएफ की संख्या 15 नहीं है, ये 18 नहीं है, ये 15 है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। इसके अलावा कुछ और तथ्यों पर हम बात करते हैं। जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया गया था, यह वर्ष था 1990 के दशक में, और उसके बाद की स्थिति जब विश्व में इस पर विचार विमर्श और विवाद शुरू हुआ कि आपदा से संबंधित प्रबंधन के लिए और उसकी त्वरित कार्रवाई के लिए कोई एक संगठन की संरचना बनाई जाए, तो संयुक्त राष्ट्र में योकोहामा स्ट्रेटेजी, जो कि 1994 और 2005 के ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को सम्मिलित किया गया,
और इसी दरमियान 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया, 2001 में गुजरात का भूकंप आया और 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, जिसके तहत बहुत सारे नुकसान, जान माल की क्षति हुई थी। और उसके बाद 2005 में अगर आप देखते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया और उसके बाद इसमें बटालियनों की संख्या निर्धारित की गई और अभी के समय में इसका नेतृत्व श्री अतुल करवल 1985 बैच के गुजरात काडर के आईपीएस है, वो डीजी के रूप में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।